हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग सीटेट जुलाई 2013 पेपर 2 यहाँ पर करेंगे और इसमें हम सीडीपी सेक्शन को पहले देखेंगे। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिक ऑफ थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थियरी है इसके अगेंस्ट जो भी क्रिटिसिज्म आए, सो इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। सो ऑप्शन देखते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस आर ओनली द टैलेंट्स प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल। मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइड्स students to discover their propensities. It overemphasizes practical intelligence. It cannot be supported by empirical evidences at all. So सबसे पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की जो थियरी है इसके अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म आए, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा क्रिटिसिज्म करेक्ट है। सो देखो, मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने दी थी और गार्डनर ने ये कहा था कि अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस होती है हर इंसान में, राइट। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिटिक्स आए जिन्होंने इसकी आलोचना की। सो ऑप्शन को समझेंगे तब हमें इसका आंसर करेक्ट मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको आंसर बता ही देती हूँ। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, बट क्यों करेक्ट है वो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में ये कहा कि भाई एक तरफ तो गार्डनर ये कह रहे हैं कि अलग अलग इंटेलिजेंस होती है और अलग अलग तरीके की इंटेलिजेंस लोगों में पाई जाती है। तो क्रिटिक्स ने ये कहा, जो इनकी आलोचना करने वाले थे उन्होंने ये कहा कि जो भी मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई है वो एक्चुअली इंटेलिजेंस नहीं है। वो क्या है? वो एक टैलेंट है और टैलेंट एंड इंटेलिजेंस में फर्क है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक इंसान जो है सिंगर है और वो गानों को कंपोज भी करता है। तो जब वो गानों को कंपोज करता है तो लोग क्या कहते हैं, वाह भाई कितना टैलेंटेड है। कोई ये नहीं कहता ना कितना इंटेलिजेंट है। सो उसी तरीके से क्रिटिक्स ने ये कहा कि जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है, अलग अलग जो इंटेलिजेंस गार्डनर ने बताई है, ये टैलेंट है बेसिकली, ये इंटेलिजेंस एज अ होल नहीं है, राइट। तो उन्होंने कहा ये क्या है, ये टैलेंट है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। लेकिन हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं कि अदर ऑप्शन में क्या कहा गया है। सेकंड ऑप्शन में ये कहा है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस की वजह से जो बच्चे हैं वो अपने प्रोस्पेंसिटीज, मतलब अपने रुझान को, अपने इंटरेस्ट को डिस्कवर कर लेते हैं, जो कि इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि मतलब ऐसी कुछ बात हुई नहीं थी। नेक्स्ट है कि ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करता है एंड इट कैन नेवर बी सपोर्टेड। आई मीन इसको बिल्कुल भी एम्पेरिकल एविडेंस के साथ सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सो ये 3 ऑप्शंस जो है कट जाते हैं। द ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज लीस्ट लाइकली टू बी करेक्ट मैच। आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट मैच कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखो, चिल्ड्रन एंटर इन द वर्ल्ड विद सर्टेन नॉलेज अबाउट लैंग्वेज। ये चीज़ चॉम्स्की ने कही थी, बिल्कुल सही। अगर आपको याद हो ना चॉम्स्की वाला चैप्टर, तो आप देखना कि मैंने यही सेम बात आपको बताई और चॉम्स्की के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना रखे, देख लेना आप। जो चॉम्स्की है उन्होंने ये कहा था कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है ना, उसको ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है लैंग्वेज की। ये करेक्ट है, लेकिन हमें तो आंसर में क्या बताना है कि जो करेक्ट नहीं है, बेसिकली जो पेयर करेक्ट नहीं है उस पर हमने टिक करना है। सो लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली 2 डिफरेंट एक्टिविटीज। ये बात वाइगोत्स्की ने कही कि लैंग्वेज एंड थॉट इनिशियली ये डिफरेंट एक्टिविटी होते हैं। बिल्कुल करेक्ट। एक्चुअली देखो, वाइगोत्स्की ने ये कहा था कि जो भाषा एंड विचार है, जो लैंग्वेज एंड थॉट है, शुरुआत में तो ये अलग अलग हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोनों मर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज कॉन्टिजेंट ऑन थॉट। बिल्कुल करेक्ट है। पियाजे ने यही कहा था कि जो लैंग्वेज है वो थॉट पर आधारित है, राइट। सो थॉट जो है दैट प्रीसीड्स लैंग्वेज। तो थॉट पहले होती है और फिर लैंग्वेज बाद में आती है। सो बेसिकली पियाजे ने यही कहा। लैंग्वेज इज अ स्टिमुलाई इन एनवायरमेंट। क्या ये BF स्किनर ने कहा था? ये नहीं कहा था। हैंस 4th ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो, BF स्किनर ने ये नहीं कहा था कि जो लैंग्वेज है वो
एक स्टिमुलाई है एनवायरनमेंट में, नहीं, बल्कि बीएफ स्किनर ने ये कहा था कि लैंग्वेज बच्चा कैसे सीखता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से, मतलब एक तरीके से रीइंफोर्समेंट से। रीइंफोर्समेंट कैन बी नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव। इनका भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है। देखो एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, जब तक आप लोग थियोरी को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं है ये वीडियोस देखने का। और मुझे व्यूज़ वगैरह से कोई आपका ऐसा नहीं है कि आओ मेरे पास देखो वीडियो और मेरे व्यूज़ बढ़ा दो, नहीं, मैं आपको सही सलाह दे रही हूँ। पहले थियोरी को ढंग से पढ़ लो, तब जाकर आपको ये वीडियोस देखनी चाहिए। आप किसी की भी देखो, आप पर डिपेंड करता है, जिसकी भी समझ आए। लेकिन मेरी इस बात को गांठ बांध लेना, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रही हूँ कि पहले थियोरीज को पढ़ो, तब जाकर आपको ये समझ आएगी। क्योंकि मैं यहाँ सारी थियोरी नहीं पढ़ा सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, राइट। तो बीएफ स्किनर की एक वीडियो बना रखी है, बहुत बढ़िया तरीके से पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं। आप नाम डालकर बीएफ स्किनर बाय लर्निंग विद पेस और प्रियंका गौर डालेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीचर्स असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट्स आर कॉल्ड। तो क्वेश्चन ये है कि जो भी हम सोशल रोल्स देते हैं लड़के लड़कियों को, राइट, जो लाइक द फीचर्स असाइन ड्यू टू, जो भी हम सोशल रोल्स प्रोवाइड करते हैं, नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडोमेंट्स, मतलब सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर रोल एटीट्यूड, जेंडर रोल स्ट्रेन, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट कैसे होगा? देखो, जो जेंडर रोल स्टीरियोटिपिकल है, ये बायोलॉजिकल एंडोमेंट थोड़ी ना है, ये तो सोशल रोल्स है, ये तो समाज ने दिए हुए हैं। किस तरीके का? देखो ये सोशल रोल्स कैसे दिए हुए हैं कि मैन जो है वो डोमिनेटिंग होता है, मैन रोते नहीं है कभी भी। जो विमेन होती है वो ट्रेडिशनल रोल्स उनके क्या सेट किए गए हैं कि वो खाना बनाती हैं, वो भारी सामान नहीं उठा सकती हैं, इस तरीके की चीज़ें। सो ये जेंडर रोल स्टीरियोटाइप जो है ना, ये जो फीचर हैं, ये कैसे असाइन किए गए हैं? ड्यू टू सोशल रोल्स, ना कि बायोलॉजिकल एंडोमेंट्स। बायोलॉजिकली थोड़ी ना है ये हमारे समाज में ही बनाए गए हैं। Next question, which of the following will be most appropriate to maximize learning? लर्निंग को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से अप्रोप्रिएट है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, टीचर शुड आइडेंटिफाई हर कॉग्निटिव स्टाइल एज वेल एज ऑफ अ स्टूडेंट्स कॉग्निटिव स्टाइल। बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक टीचर अपने स्टूडेंट के कॉग्निटिव स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेगी तो क्लास में जो है लर्निंग इजी भी हो जाएगी। एट द सेम टाइम इंडिविजुअल डिफरेंसेस का भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स शुड बी स्मूदन्ड बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट्स। ऐसा हमने नहीं करना। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम स्मूदन अप कर सकते हैं बाय पेयरिंग सिमिलर स्टूडेंट्स। मतलब अगर सेम कैलिबर के बच्चों का हम पेयर बना दे तो इससे क्या होगा? इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्मूदन अप हो जाएंगे। ये इनकरेक्ट है, बल्कि हमने इस तरीके का ग्रुप तैयार करना है जिसमें ना तो स्लो लर्नर्स को इन्फीरियर महसूस हो और ना ही जो मॉडरेट लर्नर उनको इन्फीरियरिटी महसूस हो। टीचर शुड फोकस ऑन ओनली वन लर्निंग स्टाइल टू ब्रिंग ऑप्टिमम रिजल्ट। अगर टीचर एक ही लर्निंग स्टाइल से बच्चों को पढ़ाएगी तो उससे क्लास में बोरियत भी हो जाएगी, बच्चे पैसिव लर्निंग करने लगेंगे और पैसिव लर्निंग में बच्चों को मज़ा नहीं आता है, पढ़ते ही नहीं है वो कुछ भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स ऑफ सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड शुड बी कैप्ट इन द सेम क्लास टू अवॉइड डिफरेंसेस इन द ओपिनियन। कि क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ना हो तो क्या कर दे, जो सिमिलर कल्चरल ग्रुप या फिर सिमिलर कल्चरल बैकग्राउंड जिनका है उन बच्चों को एक क्लास में डाल दे। सो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सो द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो अगर टीचर अपने और अपने बच्चों के कॉग्निटिव स्टाइल को आइडेंटिफाई कर लेगी तो उससे होगा ये कि लर्निंग में हिंड्रेंस नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट असेसमेंट एज लर्निंग एक्सेप्ट। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो असेसमेंट एज लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रहा है। टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक, कि भाई बच्चों का जो है इंटरनल फीडबैक लिया जाए, ये बिल्कुल सही है, इससे असेसमेंट हो रही है लर्निंग की। जनरेटिंग अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चांसेस,
कि हम जो है ऐसे ऐसे चांसेस या ऐसे ऐसे अवसर लेते रहें जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो एक सेफ एनवायरनमेंट जनरेट करें. सो ये भी करेक्ट है. टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट, कि भाई जो हमने बच्चों को सिखाया है उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे बच्चा. तो ये भी कहीं ना कहीं असेसमेंट का पार्ट है. टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. देखो अगर आप फ्रीक्वेंटली टेस्ट लोगे तो ये नेगेटिव भी है और ये असेसमेंट एज लर्निंग का पार्ट भी नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. When a cook tastes a food during cooking, it may be akin to. अगर एक कुक खाना बनाते वक्त अपनी कुकिंग को बीच में चखता है, मतलब जो उसने खाना पकाया है बावर्ची ने, अगर वो उसको बीच में चखता है कि कैसा बना है, तो ये कौन सा असेसमेंट होगा? असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, असेसमेंट एंड लर्निंग. सो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. कैसे? देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग में होता क्या है. इसमें होता ये है कि जो लर्नर्स हैं उनको मॉनिटर, उनकी प्रोग्रेस को हम मॉनिटर करते रहते हैं बीच बीच में. ठीक है, कितना बच्चे ने प्रोग्रेस किया इस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, हम इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं. लेकिन अगर हमें मॉनिटरिंग में ये लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों की लर्निंग में गैप है तो उस गैप को हम फिल करते हैं. सो अब इस चीज़ को आप इस एग्जाम्पल के साथ फिट करो. कैसे? कि एक कुक है, वो खाना पका रहा है, तो खाना पकाते पकाते वो खाने की प्रोग्रेस को चेक करेगा. अब अगर कहीं पर खाना फीका हुआ तो वो खाने का गैप हो गया, उस फीके खाने में वो और मिर्च मसाले डालकर उसे टेस्टी बना देगा, तो वो अपनी गैप को या अपने लैक को फिल करेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग. नेक्स्ट, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन इज. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग हम बच्चों को लर्निंग प्रोवाइड करें. मतलब अलग अलग लर्नर्स की नीड के अकॉर्डिंग जब हम लर्निंग प्रोवाइड करते हैं उसे डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहते हैं. यूजिंग अ वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स टू मीट स्टूडेंट नीड्स. हम स्टूडेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए वेराइटी ऑफ ग्रुपिंग्स का यूज करते हैं. बिल्कुल करेक्ट है. डूइंग समथिंग डिफरेंट for every student in the class, it is not possible. Incorrect. Disorderly or undisciplined students activity using groups that never change. So option number 1 is correct. Variety of groupings को use करना according to the needs of the learners and to meet the students needs as well. Next question. In a culturally and linguistically diverse classroom, before deciding whether a student comes under special education category, a teacher should. एक टीचर जो है अगर वो एक ऐसी डाइवर्स क्लासरूम में जहाँ पर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है, अलग अलग कल्चर के बच्चे हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, तो ऐसे टाइम पर एक टीचर को कैसे जो है बेसिकली इवेल्युएट करना चाहिए कि बच्चे को स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में डाला जाए या नहीं. नॉट इन्वॉल्विंग पेरेंट्स एज पेरेंट्स हैव देयर ओन वर्क, कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व ना करना क्योंकि उनके पास अपना काम होता है, ये इनकरेक्ट है. ऐसा नहीं करना चाहिए टीचर को. इवेल्युएट स्टूडेंट्स ऑन हिज और हर मदर लैंग्वेज टू स्टैब्लिश डिसेबिलिटी, ये ठीक है. क्यों है ये भी मैं बताऊंगी अभी. यूज स्पेशलाइज्ड साइकोलॉजिस्ट्स, सेग्रीगेट द चाइल्ड टू न्यूट्रलाइज एनवायरमेंटल फैक्टर. सो इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्यों करेक्ट है? देखो एक टीचर जो है जब ऐसे बच्चों के साथ डील कर रही है जहाँ पर कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्स क्लासरूम है, अलग अलग कल्चर के अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हैं, ऐसे में से अब टीचर को ये डिसाइड करना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी के अंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं. तो एक टीचर को अब क्या करना चाहिए? अ टीचर शुड इवेल्युएट स्टूडेंट्स को इवेल्युएट करना चाहिए ऑन हर और हिज मदर टंग, मदर लैंग्वेज जो है उनकी मदर टंग जो है उसके बेसिस पर टू स्टैब्लिश देयर डिसेबिलिटी. अब देखो अब एक लैंग्वेज टीचर जो होगी वो क्या करेगी? वो पहले तो प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी. अब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए टीचर को क्या करना होगा? ये देखना होगा कि बच्चे जो भाषा बोलते हैं, राइट,
एंड जो बच्चे भाषा एक्वायर करना चाहते हैं उनके बीच में कनेक्शन बिठा पाएं। तो उनके लर्निंग लेवल्स को देखने के लिए पहले प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि क्या वो स्पेशल एजुकेशन कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। और इसीलिए प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाएगा कि जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, जो मदर टंग वो बोलते हैं और जो लैंग्वेज को वो एक्वायर करना चाह रहे हैं, उनके बीच में वो कनेक्शन बिठा पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, learning disabilities may occur due to all of the following except, आपको बताना है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो इनमें से किन कारणों की वजह से नहीं होती है। टीचर्स वे ऑफ टीचिंग, ऑफ कोर्स टीचर्स का इससे क्या लेना देना कि टीचर किस तरीके से पढ़ाती है, उससे लर्निंग डिसेबिलिटी थोड़ी ना होती है, तो ये करेक्ट आंसर है। प्री नेटल यूज ऑफ एल्कोहल, मेंटल रिटार्डेशन, meningitis ड्यूरिंग इन्फेंसी, सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। सो टीचर का जो वे ऑफ टीचिंग है उससे लर्निंग डिसेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, एंड रेस्ट जितने ऑप्शंस हैं उनका ऑब्वियसली इससे कनेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव स्कूल रिफ्लेक्ट्स ऑन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, आपको बताना है कि जो इंक्लूसिव स्कूल है इन चारों ऑप्शंस में से किसको सपोर्ट नहीं करता। तो वेरी फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। डू वी बिलीव दैट ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न? यस, हम जो है इंक्लूसिव स्कूल में यही बिलीव रखते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है, सो इसको तो ये सपोर्ट करता है। बट आंसर में हमें ये बताना है कि किसको सपोर्ट नहीं करता इंक्लूसिव स्कूल। डू वी वर्क इन टीम्स टू प्लान डिलीवर लर्निंग इनेबलिंग एनवायरनमेंट? क्या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि टीम की तरह हम काम करते हैं इंक्लूसिव स्कूल में ताकि जो लर्निंग एनवायरनमेंट है उसको इनेबल किया जा सके? बिल्कुल इस चीज़ को सपोर्ट करता है इंक्लूसिव स्कूल। डू वी प्रॉपरली सेग्रीगेट स्पेशल चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्मल टू प्रोवाइड बेटर केयर? इसको इंक्लूसिव स्कूल सपोर्ट नहीं करता। हम किसी भी स्पेशल चाइल्ड को नॉर्मल चाइल्ड से सेग्रीगेट नहीं करते, बल्कि इंक्लूसिव स्कूल तो ये कहता है कि हर एक बच्चे को एक साथ पढ़ाओ, राइट? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्या हम नई नई स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं ताकि बच्चों की जो डाइवर्स नीड है उसे पूरा कर पाएं? तो इसको भी इंक्लूसिव स्कूल सपोर्ट करता है। बट अगेन क्वेश्चन क्या था कि इंक्लूसिव स्कूल इन चारों स्टेटमेंट में से किसको सपोर्ट नहीं करता? ऑप्शन नंबर 3। गिफ्टेड स्टूडेंट्स कैसे होते हैं? कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एक्सट्रोवर्ट, वेरी हार्ड वर्किंग। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है जिसमें तरह तरह के तरीकों से बच्चा सोच पाए। द शेडेड एरिया रिप्रेजेंट स्टूडेंट्स इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हु फॉल। तो ये जो शेडेड एरिया है बेसिकली ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन को, या ये कह लो कि इस चारों ऑप्शन में से किसको करेक्ट जो है आप सिंबलाइज करता है? सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो मैं सीधा इसका आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर 3 आफ्टर 3 अल्फा। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखो ना, हाई मोटिवेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है एंड प्रॉपर इंटेलिजेंस, इन तीनों का मर्ज है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following pair would be most appropriate choice to complete the following sentence? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पेयर ऐसा है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो स्टेटमेंट हमारा शुरू हो रहा है, children dash faster when they are involved in activities that seemed to be dash forgetful, useful in classroom, recall linked with their classroom या क्लास वर्क ओनली, मेमोराइज कल्चरली न्यूट्रल, लर्न यूजफुल इन रियल लाइफ। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। हाउ? ऑप्शन अब पूरा पढ़ो। चिल्ड्रन लर्न, ओके, चिल्ड्रन लर्न फास्टर, बच्चे जल्दी सीखते हैं, व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन एक्टिविटीज दैट सीम्ड टू बी यूजफुल इन रियल लाइफ, मतलब वो चीजें बच्चों को जो रियल लाइफ में यूजफुल लगते हैं उसे बच्चे जल्दी सीखते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। CBSE prescribed group activities for students in place of activities for individual students, मतलब जो CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति की गई है, मतलब कि
इंडिविजुअल एक्टिविटीज के प्लेस पर ग्रुप एक्टिविटीज को प्रिस्क्राइब किया है सीबीएसई ने, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। तो ऐसा करने के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? ऑप्शन देखो, टू ओवरकम द नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स टू इंडिविजुअल कंपटीशन विच में जनरलाइज अक्रॉस लर्निंग, मतलब जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा है उसके प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यकृत हो सकती है। सो इसमें यह कहा गया कि भाई ताकि जो बच्चे हैं ना, इसलिए ग्रुप एक्टिविटी पर ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया, या कहा है सीबीएसई ने कि ध्यान दो ग्रुप एक्टिविटी पर रादर देन इंडिविजुअल, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स को ओवरकम कर पाए एंड जो लर्निंग है उसको जनरलाइज कर पाए। टू मेक इट ईजी फॉर टीचर्स टू ऑब्जर्व ग्रुप एंड, देखो टीचर के लिए कुछ ईजी करने के लिए नहीं होता, ये यहीं काट देना। To rationalize the time available with school, most of which do not have enough time for individual activities, to reduce the infrastructure cost, ऐसा भी नहीं है। So option number 1 is correct, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने इमोशनल या नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स को ओवरकम कर पाएँ, और वो ग्रुप में होंगे तो वो एक्चुअली जो है ग्रुप कंपटीशन करेंगे। ये इंडिविजुअल कंपटीशन जो है ना कहीं नेगेटिव होता है, तो इसीलिए जो है ग्रुप एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देखो ग्रुप एक्टिविटीज़ में होता भी क्या है ना कि अलग अलग कल्चर से लोग होते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, राइट। एंड जब वो एक दूसरे से आइडिया शेयर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी शेयर करते हैं, तो उनको लर्न करने को ही मिलता है। ये एक तरीके का पॉजिटिव फीडबैक ही है इनके लिए। The conclusion, children can learn violent behavior depicted in movies may be derived on the basis of work done by which of the following psychologist? ये बात किसने कही कि जो बच्चे हैं वो मूवीज से वायलेंट बिहेवियर सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं? एडवर्ड थॉर्नडाइक, जेबी वॉटसन, एल्बर्ट बेंडूरा, जीन पियाजे। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एल्बर्ट बेंडूरा ने ये बात कही थी कि बच्चे मूवीज़ में अगर वॉयलेंट बिहेवियर देखते हैं वही चीज़ आपको बच्चों में देखने को मिलेगी, क्योंकि जब बच्चे मूवीज़ देखते हैं तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियसली कैच करते हैं और बाद में वो उन्हीं को इमिटेट भी करते हैं और वही चीज़ आपको उनके बिहेवियर में भी देखने को मिलती है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व फैशन शोज, ट्राई टू इमिटेट मॉडल्स, दिस काइंड ऑफ इमिटेशन में बी कॉल्ड। आपको बताना है यहाँ पर कि बच्चा अगर फैशन शोज़ को देखकर मॉडल्स को इमिटेट करता है, उनकी नकल करता है, तो ये इमिटेशन किस तरीके का स्टिमुलेशन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, सोशल लर्निंग, जनरलाइजेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समाज से ही कर रहा है ना, समाज से ही सीख रहा है, सो सामाजिक अधिगम हुआ ना ये उसका। If students repeatedly make errors during a lesson, a teacher should, अगर एक बच्चा बार बार पाठ के दौरान लेसन में repeatedly errors कर रहा है, गलतियां कर रहा है, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? क्या टीचर को उसको जो है अपने इंस्ट्रक्शन में चेंजेस करने चाहिए, टास्क में चेंजेस करने चाहिए, टाइम टेबल में एंड सिटिंग अरेंजमेंट में? बिल्कुल सही है। या फिर उस लेसन को छोड़ने के लिए कह देना चाहिए कि हम उस लेसन को बाद में पढ़ेंगे? नहीं। या फिर टीचर को बच्चे की गलतियां ढूंढकर प्रिंसिपल से बात करनी चाहिए? नो। या फिर बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकाल देना चाहिए? सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फॉलोइंग आर सम टेक्निक्स टू मैनेज एंजाइटी ड्यू टू एन अप्रोचिंग एग्जाम, एक्सेप्ट। आपको बताना इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे की एंजाइटी को दूर नहीं कर सकता जब भी एग्जाम आसपास आ रहे हो? फैमिलियराइजिंग विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देखो ये चीज़ तो बच्चे को हेल्प ही करेगी अच्छे नंबर लाने के लिए या नॉलेज गेन करने के लिए, अगर बच्चे को क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता होगा तो। थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, यस, हम ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव चीज़ है। अगर बच्चा बार बार रिजल्ट के बारे में सोचेगा तो उससे उसकी एंजाइटी मैनेज नहीं होगी। सीकिंग सपोर्ट, एम्फेसाइजिंग स्ट्रेंथ। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 इज correct option. Bloom's taxonomy
is a hierarchical organization of achievement goals, circular declaration, reading skills या cognitive objectives. आपको ये तो बहुत अच्छे से आता ही होगा. Cognitive objectives, संज्ञानात्मक उद्देश्य. सो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो आपको हायरार्की दिखती है वो किसका ऑर्गेनाइजेशन है? कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स का. A, B and C are 3 students studying English. तीनों बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं. A finds it interesting, thinks it will help her in future. A को लगता है इंग्लिश पढ़ना जो है उसके फ्यूचर के लिए अच्छा है. B इंग्लिश पढ़ती है बट शी वॉन्ट्स टू सिक्योर फर्स्ट रैंक इन द क्लास. उसे फर्स्ट रैंक लेनी है. C का मानना ये है कि भाई मुझे बस पासिंग ग्रेड लेनी है. ठीक है. सो ये जो ए बी सी का गोल है ये कैसा है आपको रिस्पेक्टिवली बताना है. मास्टरी, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, मास्टरी, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, मास्टरी, परफॉर्मेंस, एंड देन द फोर्थ वन इज मास्टरी, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस एंड परफॉर्मेंस. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. कैसे? देखो, जो ए ऑप्शन में बताया है वो करेक्ट इसलिए है क्योंकि ए बी सी तीनों के अलग अलग इंटरेस्ट बताए. ए तो इसलिए पढ़ती है ताकि जो इंग्लिश है वो अच्छी भी लगती है उसे और उसके फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल है, तो वो मास्टरी गेन करना चाहती है. बी को सिर्फ क्या करना है? क्लास में रैंक लानी है, तो उसका क्या है? बेसिकली परफॉर्मेंस है. एंड सी इज लाइक ठीक है भाई पासिंग ग्रेड्स आ जाएं, तो इट इज लाइक अवॉइडेंस. सो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इवन दो this was clearly in violation of his safety needs, Captain Vikram Batra died fighting in Kargil war while protecting his country. He might have. विक्रम बत्रा जो है वो कारगिल की वॉर में शहीद हो गए. तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है? नोबल एक्सपीरियंस, अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स, wanted to earn a good name to his family. So option number 2 is correct. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो होता है ना मैस्लो की थियोरी में जब हम पढ़ते हैं मोटिवेशनल थियोरी, सो उसमें जो सबसे ऊपर है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. एक्सटिंक्शन ऑफ अ रिस्पॉन्स इज मोर डिफिकल्ट फॉलोइंग. कि प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन होता है? ठीक है. एक्सटिंक्शन ऑफ रिस्पॉन्स पार्शियल रीइंफोर्समेंट के बाद, या कंटिन्यूअस, या पनिशमेंट, या वर्बल. तो आंसर होगा पार्शियल. जब पार्शियल रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा तो उसका रिस्पॉन्स जो होगा बेसिकली उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? विलोप देखने को मिलेगा, एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टरी ओरिएंटेशन कैन बी एनकरेज्ड बाय focusing on students individual effort, comparing students success with each other. तो पहले क्वेश्चन समझो कि मास्टरी ओरिएंटेशन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. कि बच्चे की जो इंडिविजुअल एफर्ट है उस पर फोकस करें, बिल्कुल करेक्ट है. या फिर बच्चे के सक्सेस को कंपेयर करें, नहीं हमें नहीं करना. या फिर बच्चे को बहुत सारे असाइनमेंट दे दो, वो भी नहीं करना. अनएक्सपेक्टेड टेस्ट भी नहीं लेने, मतलब इतने ज़्यादा भी नहीं लेने कि वो नेगेटिव हो जाए. सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. Which one of the following is correctly matched? Physical development, environment. नहीं, ये ग्रोथ भी हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है. कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन. सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट बिल्कुल सही है. इमोशनल डेवलपमेंट, मैच्योरेशन. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट कि जो सोशल डेवलपमेंट है डायरेक्टली लिंक किसके साथ है? एनवायरमेंट के साथ. ठीक है. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं. All the following facts indicate that the child is emotionally and socially fit in the class except. कि इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ऐसा है जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करता, और 3 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि एक बच्चा क्लासरूम में सोशली एंड इमोशनली फिट है. लेकिन हमें ये बताना है कि जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता, इस स्टेटमेंट को. डेवलप गुड रिलेशनशिप विद पीयर्स, concentrate on and persist with challenging tasks, manage both anger and joy effectively, concentrate,
persistently on competition with peers, कि हम उम्र के जो साथी हैं उनके साथ दृढ़ता पूर्वक मतलब परसिस्टेंट तरीके से वो कंपटीशन में लगा हुआ है। सो ये जो है ये चीज़ हमें नहीं बताती है कि बच्चा जो है इमोशनली या सोशली फिट है कि नहीं है। अदरवाइज जो रेस्ट 3 ऑप्शन है वो तो हमें बताते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो रोल ऑफ एनवायरनमेंट को बच्चे की डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंस देता है या सपोर्ट करता है। सम स्टूडेंट्स क्विकली प्रोसेस इंफॉर्मेशन वाइल अदर्स इन द क्लास डू नॉट, कि क्लासरूम में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रोसेस इंफॉर्मेशन को जल्दी प्रोसेस करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। There has been steady increase in students' average performance on IQ test in last few decades, कि पिछले कुछ डेकेड से हम ये देखते आए हैं कि जो एवरेज बच्चे थे उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होती आई है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। कोरिलेशन बिटवीन IQs देखो और पढ़ने का मतलब नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशलाइजेशन इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन एंड। कल्चरल ट्रांसमिशन के अलावा बेसिकली क्या इंक्लूड होता है? डिस्करेजेस रेबेलियन, नो। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बिल्कुल करेक्ट है। फिट चिल्ड्रन इनटू लेबल्स, नो। प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, नो। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। सोशलाइजेशन जो है इट इंक्लूड्स कल्चरल ट्रांसमिशन, मतलब एक दूसरे के कल्चर को हम अडॉप्ट करते हैं और इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टीचर शोज 2 आइडेंटिकल ग्लासेस फिल्ड विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ जूस इन देम, कि क्या किया टीचर ने? टीचर ने 2 ग्लास लिए, इक्वल अमाउंट ऑफ जूस उसमें डाल दिया। शी एम्प्टीज देम इनटू 2 डिफरेंट ग्लासेस, वन ऑफ विच इज टोलर एंड द अदर वन इज वाइडर। एक जो है वो टोलर है और एक है वाइडर। She asked her class to identify the glass that have more juice, और यही एग्जाम्पल मैंने जो है ना दिया भी हुआ है जब मैंने पियाजे का कॉन्सेप्ट बताया, यही सेम एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया हुआ है। द टोलर ग्लास हैज़ मोर जूस। अब देखो यहाँ पर ना ये बताया है कि 2 ग्लास हैं बेसिकली, उन 2 ग्लासेस में जो है सेम इतना इतना पानी डाला हुआ है। जब इनको इन ग्लासेस में पोर किया गया तो सेम पानी डाला तो टॉलर वाले में ज़्यादा पानी हो गया और जो वाइडर है उसमें पानी कम हो गया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम तो ये चीज़ समझ सकते हैं ना कि अगर ग्लास चौड़ा है तो उसमें पानी कम होगा, मतलब कम पानी इक्वल होगा। बेसिकली आप मेरी बात समझ गए हैं कि क्वांटिटी आपको ऐसा लगेगी देखने में कि कम है, राइट। लेकिन बच्चों को ये लगा कि जो टॉलर ग्लास है ये क्या है, इसमें पानी ज़्यादा है। हर स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी इन डीलिंग विद, तो बच्चों को अब किस चीज़ में डिफिकल्टी हो रही है? अकोमोडेशन, इगोसेंट्रिक, डिसेंट्रिक या रिवर्सिबिलिटी। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है कर्नेल सिंह डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस। कर्नेल सिंह जो है वो टैक्स इनकम टैक्स पे नहीं करते, बहुत सारे उनके पास लीगल प्रोसीजर एंड जो है एक्सपेंसेस हो चुके हैं बेसिकली। सो ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट। उनको लगता है कि मैं इतनी जो करप्ट गवर्नमेंट है, ये भ्रष्ट जो सरकार है, इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। विच स्पेंड्स मिलियंस ऑफ रुपीज़ इन बिल्डिंग अननेसेसरी डैम्स, जिनका ये मानना है कि ये जो है ना गवर्नमेंट फालतू चीज़ों पे खर्चा कर रही है, हम टैक्स भरते हैं तो ये अननेसेसरी तरीके से डैम्स बना दे रहे हैं जहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है। सो इज़ प्रोबेबली इन विच स्टेट ऑफ कोलबर्ग्स स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो ऐसा इसका सोचना कोलबर्ग के कौन से मोरल डेवलपमेंट को शो करता है? कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल या पैरा कन्वेंशनल? सो आंसर वुड बी पोस्ट कन्वेंशनल। तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि ये आंसर क्यों आएगा? पोस्ट कन्वेंशनल में होता है कि जब हर इंसान को ये पता चल जाता है कि उनके ह्यूमन राइट्स क्या हैं, क्या लिबर्टी, क्या जस्टिस, या जो उनके जो ओन इथिकल प्रिंसिपल है उनके बारे में उनको नॉलेज हो जाती है, तो इसलिए इसमें आंसर होगा पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटेलिजेंस थियरी incorporates the mental processes involved in intelligence meta components and the varied form of intelligence can take place creative intelligence। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो थियोरी है
वैसे तो आपको पता ही है इसमें आंसर क्या होगा, क्योंकि ये भी मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, बट एक बार दोबारा से इस स्टेटमेंट को समझते हैं। इंटेलिजेंस थियरी जो है, इट इनकॉर्पोरेट्स द मेंटल प्रोसेस। अब मेंटल प्रोसेस में क्या कौन सी इंटेलिजेंस जो है इन्वॉल्व है? मेटा कॉम्पोनेंट्स। एंड इसके अलावा वेरीड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस भी है, जैसे कि वेरीड फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस क्या होती है? क्रिएटिव। तो आप ये देखेंगे कि इंटेलिजेंस थियोरी जो है ना, इंटेलिजेंस थियोरी, इसमें जो ये मेंटल प्रोसेस है, इसमें दो आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, मेटा कॉम्पोनेंट, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, राइट। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। स्पीयरमैन्स जी फैक्टर, स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थियोरी ऑफ इंटेलिजेंस, सेवेंथ theory of intelligence, Thurston's primary mental abilities. So option number 2 is correct, Sternberg's triarchic theory. And Sternberg अपनी theory में मेटा components एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस के बारे में बात कब करते हैं? जब ये कॉम्पोनेंशियल सब थियोरी को समझाते हैं। देखो आपको इस ट्रायर्की थियोरी में क्या देखने को मिलेगा? कंटेक्सचुअल सब थियोरी, एक्सपेरियंशियल सब थियोरी एंड कॉम्पोनेंशियल सब थियोरी। ये भी मैंने बहुत अच्छे से कराया है, प्लीज़ एक बार देख लेना। तो आप जब ये कॉम्पोनेंशियल सब थियोरी देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा कि मेटा कंपोनेंट्स के बारे में बात की है इन्होंने परफॉर्मेंस कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स के बारे में बात की है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बेसिकली देखनी पड़ेंगी, अच्छे से समझनी पड़ेंगी। सो यहाँ पर हमारा जो CDP का पार्ट है वो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर देंगे तो और भी बहुत अच्छी बात है, और सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना। थैंक यू सो मच।